हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ है, मस्त है और पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। वेलकम टू ऑन स्कॉलर्स जोन। दोस्तों, पहले जो अभी अभी नोटिस आया है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी सीएचएसएल के जो एग्जाम थे वो सारे के सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। वैसे कोरोना काल का समय है, दोबारा लॉकडाउन की स्थिति है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन लग भी गया है। तो अभी अभी ये न्यूज़ आई है, आज नाइट को लगभग मैं 9:30 बजे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी अभी 10 मिनट पहले ही जस्ट नोटिस आया है कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, अपने क्या करेंगे, एसएससी सीएचएसएल का एनालाइज करें। आज मैं लेकर आया हूं थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस जो 12 अप्रैल को हुई थी। देखो दोस्तों, 2 शिफ्ट के एनालिसिस करवाए हैं, बहुत आपने प्यार और स्नेह दिया। आशा और उम्मीद करता हूं कि इसी क्लास को आप उतना ही प्यार और स्नेह दोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि एग्जाम के पोस्टपोन हो गए हैं। कल ही ट्विटर पे कैंपेनिंग चलाया था, बहुत से अध्यापक गणों ने उन मुहिम को आगे आए थे और बच्चों का बहुत साथ मिला था। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आज सरकार ने और एसएससी डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा फैसला लिया और जो भी एसएससी के एग्जाम थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं क्योंकि कोरोना काल का जो समय चल रहा था। लेकिन दोस्तों, अपने क्या पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग आपको 20 या 22 18 क्वेश्चन करवा के मैं जाता हूं। ठीक है, अभी तक 2 शिफ्टों के एनालिसिस करवा दिए हैं, आज ये थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, इसके अंदर सभी क्वेश्चन मिक्स होते हैं, चाहे वो एडवांस मैथ की बात करता हूं चाहे अर्थमेटिक। जो क्वेश्चन सीएचएसएल के अंदर आए हैं वो ही क्वेश्चन पैटर्न, वो ही क्वेश्चन आपको जबरदस्त कंसेप्ट के साथ में ही करवाता हूं। ये अच्छे से कर लो, आपको सीजीएल के अंदर चाहे आगे जो एग्जाम होने वाले हैं भविष्य के अंदर, उसके अंदर आपके एग्जाम के अंदर आप यही क्वेश्चन आपकी नजरों से नजर मिलाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो वक्त जाया ना करते हुए अपनी क्लास का आज शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, पहला एक बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। व्यास 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो सर्किल एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। भाई 2 सर्किल है, 2 सर्किल दे दिए, ये लो सर्किल एक तो और एक सर्किल ये लो। इसने बोला है कि बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, तो ये लोग बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं दोनों एक दूसरे को। व्यास 8 सेंटीमीटर है, यानी एक सर्किल है उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है। ये लो व्यास मतलब होता है डायमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। वहां पर डायग्राम नहीं आया था, डायग्राम हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर लैंग्वेज में आया था, मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं। ठीक है, दूसरे सर्किल है उसका 4 सेंटीमीटर है। दूसरा सर्किल है, ये लो भाई सर्किल दूसरा, इसका कितना है? 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये केंद्र है, कोई ये केंद्र है, यहां पर ये केंद्र है। ठीक है, इसने बोला है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है दोस्तों। तो यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मेरे पास कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर लाड़ लो। इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्योंकि रेडियस होता है वो क्या होता है डायमीटर का? अरे 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। समझ में आया? अगर इसका डबल है 8 है तो इसका आधा हो जाएगा, वो होगी रेडियस। इसकी 4 है तो इसकी क्या हो गई? 2। इसने बोला है कि यहाँ केंद्र से इस केंद्र के बीच की दूरी, ये दूरी पूछी आपको कितनी होगी? तो ये रेडियस है, ये 4 है और ये 2 है, तो टोटल कितनी हो गई लाड़ लो? 6 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था, बताओ। बिल्कुल हल्का एमटीएस जैसा क्वेश्चन था ये दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। राघव है वो खर्च करता है कितना भाई? 80% खर्च करता है राघव अपनी आय का। फिर इसने बोला कि यदि उसकी आय 12% बढ़ गई, खर्च 80% करता है, आय में इंक्रीमेंट हुआ है कितना? 12% इंक्रीमेंट हुआ है। फिर इसने बोला और बचत में 10% की कमी होती है, और बचत होती है ना लाड लो, वो 10% की कमी होती है, यानी कम होती है बचत है। ठीक है, तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि बताओ दोस्तों। खर्च प्रतिशत वृद्धि बतानी है
मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहली चीज क्या होती है, आय क्या होती है? अरे आय क्या होती है? आय इक्वल टू होता है क्या, खर्च प्लस में बचत, ये चीज होती है क्या? हाँ या ना? मेरी आय कितनी है महीने की? मान लो मेरी आय, मैं बिल्कुल गरीब आदमी, मेरी आय 100 रुपए है। अगर एक दिन की आय मेरी 100 रुपए है तो अगर मैं 50 रुपए खर्च करता हूं तो बचाता कितना होऊंगा? अरे 50 रुपए, डायरेक्ट बता सकते हो आप। अगर मेरी आय 120 रुपए है, मैं 70 रुपए खर्च करता हूं तो बचाता कितना होऊंगा? 150 रुपए। ठीक है, यानी आय क्या होती है, खर्च प्लस में बचत। ठीक है ना? अब इसने बोला कि मान लिया मेरे आय कितने रुपए थी, 100 रुपए थी। अगर आय 100 रुपए थी, खर्च कितना करता होगा और बचत कितनी करता होगा, ये चीज हम देखते हैं। अगर आय 100 रुपए है तो खर्च की बात करता है, खर्च कितना है, 80% है, यानी 80 रुपए है खर्च। तो बचत कितनी करता होगा, क्योंकि 100 आय है, खर्च 80 करता है, तो बचत कितनी करता होगा, 20 रुपए। फिर इसने क्या बोला, आय 12% बढ़ गई, यानी आय 12% बढ़ गई। कहने का तात्पर्य 100 थी, अब कितनी हो गई, 112 हो गई। ठीक है, फिर इसने बोला कि खर्च का नहीं बोला, खर्च का प्रतिशत वृद्धि पूछा है आपसे, लेकिन बचत है वो 10% की कमी आ जाती है। बचत है वो 10% कम करता है, पहले 20 रुपए खर्च करता था, अब 10% कम करता है। 20 का 10% 2 होता है, तो 2 रुपए कम करता होगा, तो करता कितना होगा, 18 रुपए। अरे लाडलो हाँ या ना? यानी 112 रुपए मेरे पास आय थी, जिसमें 18 रुपए मैं बचत करता हूं, तो खर्च कितना करता होऊंगा? क्या मैं 94 रुपए करता हूं? अरे हाँ या ना? क्योंकि मेरे पास 112 रुपए थे, जिसमें से 18 मैंने घटा दिए, तो 12 तो ये चले गए, 6 ये चले गए, तो 94 रह गया। यानी मेरे पास खर्च है वो कितने आ गया अब, 94। यानी मेरे पास 80 रुपए थे खर्च के पहले, और अब खर्च के कितने हैं, 94। कितने रुपए की वृद्धि हुई है लाडलो? अरे हाँ या ना? 14 रुपए की हुई। किस पर है, 80 पर। इंटू क्या कर दोगे, परसेंटेज निकालना है 100। 0 से 0 कैंसल। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, और कुछ 2 दूनी 4 और 2 साते 14, यानी 7 पंजे 35। 35 बटा में 2, यानी 35 बटा में 2 लाड लो, क्या होता है, 17.5%। क्या होता है, 17.5%। 17.5%। क्या समझ में आया है दोस्तों, हाँ या ना? बताइए जल्दी से। देखो इसने बोला खर्च 80% है, आय 12% बढ़ती है, बचत 10% कम होता है। आय 100 रुपए थी, खर्च 80 रुपए था, बचत 20 रुपए हो गई। तो अब देखो 12% बढ़ता है, तो यानी 100 थी, तो अब कितना हो गया, 112 हो गया। बचत 20 रुपए थी, 10% कम होती है, तो कितनी हो गई, 2 रुपए कम हो गई, यानी अब कितनी हो गई, 18। खर्च 80 रुपए था, इसने बोला कितना बढ़ा है, मेरे को नहीं पता, मैंने 112 में से 18 घटा दिया, तो मेरे पास खर्च आ जाएगी, यानी 94 रुपए। 80 से 94 रुपए आ रहा है, तो 14 रुपए क्या हुआ, बढ़ा है। 14 बढ़ा किस पर है, 80 पर, इंटू 100 किए, यानी 35/2, यानी 17.5% आपका खर्च है वो बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, परसेंटेज के अंदर ये क्वेश्चन करवाया था आपको। फिर इसने नेक्स्ट बोला है कि 15%, 20% और 25% की क्रमिक छूट, एकल छूट बताओ। इसने बोला भाई 15%, 20% और 25% की छूट दी है, 3 क्रमिक छूट दी है, तो एकल छूट बताओ। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक बात बोली है कि अगर मैं ये शर्ट है, मैं ये पहले आपको बोल देता हूं कि 15% डिस्काउंट पर दूंगा, फिर मैं आपको 20% डिस्काउंट पर दूंगा, फिर मैंने बोल दिया कि ये 15-25% 3 डिस्काउंट है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कभी ऐसे मत चला जाना कि 15 और 20 कितने हो गए, 35 हो गए, 35 और 25 कितने हो गए, 40 और 20 60, यानी 60% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। देखो कई बार लिखा होता है बड़े बड़े शोरूम के अंदर 50 प्लस में 50% डिस्काउंट है, यानी 50 और 50 तो 100 हो गए। इसका तात्पर्य यही है क्या भी आपको चीज वो फोकट में दे देगा, अरे कभी नहीं देगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि 50% प्लस में 50% लिखा होता है बड़े बड़े शोरूम के शीशे के आगे। ठीक है, और लड़कियां चली आती है कि आज तो लग गई क्या सेल, वो जाके बोलती है कि भैया 50 प्लस में 50 है, मेरे को एक सूट पसंद आ गया, वो 10,000 वाला सूट पसंद करता है, और वो बोलती है करती है और वो बोलती है कि सर 50
50 है तो 100 है तो अपने पॉकेट में दे देंगे। अरे पॉकेट में नहीं देगा, 50% प्लस 50 का मतलब क्या है कि 10,000 पर पहले 50 का डिस्काउंट होगा। जितने रुपए आए, मान लो 5,000 रुपए आए, अब 5,000 पे फिर 50% का डिस्काउंट है, यानी 2,500 रुपए आए तो आपको डिस्काउंट कितने रुपए का मिला? अरे 7,500 रुपए का डिस्काउंट कितना मिला? 7,500 रुपए का। चाहे आप ऐसे कर सकते हो, वरना आप इसको, ये क्या होता है? सक्सेसिव होता है। क्या होता है? सक्सेसिव होता है। और सक्सेसिव होता है। और सक्सेसिव मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि SICI के अंदर किस प्रकार हम पढ़ते हैं। मैराथन क्लास डाली हुई है दोस्तों, उसके अंदर अच्छे से बताया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 15% प्लस में 20% और 25% आपको सक्सेसिव निकालना है। यानी आपको मेरे प्यारे मित्रों 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अरे लाड़ लो, 1/20 होती है। तो 15 की क्या होगी? 3/20। 20% की क्या होगी? 1/5। 25% की क्या होगी? 1/4। 25% की क्या होगी? 1/4। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? कहने का तात्पर्य ये है कि कोई चीज 20 रुपए की थी, अब 3 रुपए कम हो गया तो कितने की रही? 17 रुपए की। 5 रुपए की कोई चीज थी, 1 कम हो गई तो कितने की रही? 4 की। कोई चीज 4 रुपए की थी तो अब कितने की रह गई? 3 की। इनको सोल्व कर लो। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 20 5 100 और 17 51। यानी कोई चीज 100 रुपए की थी, अब कितने रुपए दे रहे हो आप? 51। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ? 49% का हुआ। किस पर है? 100 पर। एंड क्या कर दोगे? 100 से 100 आंसर कितना आ गया? 49%। आंसर कितना आ गया? 49%। समझ में आया ना? ये क्रमागत छूट बोलते हैं, सक्सेसिव बोलते हैं इनको। ठीक है, 15%, 20% और 25%। ठीक है दोस्तों, इसने बोला कि 15% यानी 3/20 लिख सकता हूँ। 20% को क्या लिख सकता हूँ? 1/5 लिख सकता हूँ। 25% को 1/4। छूट का बोला तो हमेशा माइनस होगा। यानी 20 की कोई चीज थी, 3 रुपए कम हो गए, 17 की हो गई। 5 से 4 की, 4 से 3 की, 4 से 4 कैंसिल। ऐसे मत काट देना कि 5 चौके 20, ऐसे काट दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं काटना। ठीक है, 20 5 100, 17 तिया 51। 100 की थी, 51 में बेच रहा हूं तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया मैंने? 49। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यानी डिस्टेंस आपको है, दूरी है आपको, वो कितनी दे रखी है? इसने बोला है कि 480 किलोमीटर है। फिर इसने बोला कि यदि गति 8 किलोमीटर कम हो गई, यानी गति है वो 8 किलोमीटर कम हो गई और उसकी दूरी कवर करने का जो उसका समय है वो 2 घंटे अधिक लगता है। भाई उसकी चाल कम हुई है तो समय ज्यादा ही लगेगा ना, क्योंकि टाइम और जो होता है एफिशिएंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। ठीक है, तो कवर करने में उसको 2 घंटे अधिक लगते हैं। ट्रेन की गति का पता करिए। अभी गति बतानी है, उसकी चाल बतानी है। तो देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा में समय होता है ना। अगर मैं 480 किलोमीटर की बात करता हूं और दूसरी तरफ अगर मैं चाल उसकी पहले x मानता हूं और फिर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो यानी 4x-8 इंटू क्या हो गई? समय कितना लगता है? 2। और जो अंतर है, अंतर कितना किया? चालों का अंतर अपॉन में चालों का अंतर। चालों का अंतर कितना किया उन्होंने? 8 का किया। ठीक है, तो 2 चौके 8। समझ में आई ना बात? यानी मेरे पास 480 किलोमीटर है। x अगर मैं पहले स्पीड मानता हूं, फिर इसने बोला कि यानी चालों का गुणनफल होता है। ठीक है, अपॉन में चालों का अंतर हो, समय का अंतर होता है। ठीक है, यानी x-8 मान लिया मैंने, इंटू 2 कर दिया। यानी इसने बोला है कि इसने क्या बोला? 2 घंटे अधिक लगता है। अपॉन में 8 यानी अंतर आ गया 2 चौके 8। ठीक है, अब देखो दोस्तों 480 है। 480 को क्या मैं 48 से इंटू 10 लिख सकता हूं ना? अरे हाँ या ना दोस्तों? ये 4 इधर आया तो क्या मैं 40 लिख दूं? यहां पर कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ आपको नहीं है ना? ठीक है, सभी बोलो हाँ जी, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं इसको सोल्व करूं, x-8। तो मेरे प्यारे मित्रों एक थोड़ा सा साइकोलॉजी से सोचिए क्वेश्चन को। दिमाग की बत्ती ओपन करिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये 48 है, ये इंटू 40 है, इक्वल टू x इंटू x-8 है, तो कंपैरिजन करिए। चाहे x का मान इसको इससे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंपैरिजन करिए। ठीक है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। x का मान अगर मैं 48 पुट करता हूं तो 48-8 करता हूं तो 4, यानी सेटिस्फाई करा है ना? यानी x का मान क्या हुआ? 48 हो गया।
अरे हाँ या ना, क्योंकि x का मान 48 आ गया तो x माइनस 8 का मान भी 40 है ना, सही है ना, कोई दिक्कत, क्योंकि तभी तो आएगा ना, 48 माइनस 8 पुट करूंगा तो 40 आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो x का मान कितना आ गया 48 किलोमीटर, चाल पूछिए तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया है? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद में अलजेब्रा का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक। ठीक है, अलजेब्रा में क्या कह रहा है कि x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, कह रहा है कि x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, और आपसे पूछा है कि x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में x जेड क्या होगा, ये चीज पूछी आपसे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन होते हैं x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स जेड। इन क्वेश्चनों को करने के लिए अगर आपके पास इक्वेशन एक है और वेरिएबल ज्यादा है, तो ये मैं अलजेब्रा के अंदर सिस्टम सिखाऊंगा, वैल्यू पुटिंग बोलते हैं इनको, मेथड को। वैल्यू पुटिंग के अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, x की वैल्यू में 2 पुट करता हूं, और y की वैल्यू में 1 पुट करता हूं, और z की वैल्यू में 1 पुट करता हूं, तो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अरे हाँ या ना? देखो दोस्तों, अगर मैं x को 2 पुट कर दिया, y को मैंने -1 पुट कर दिया, और z का भी -1 पुट कर दिया, इक्वल टू 0 हुआ ना, माइनस माइनस सब प्लस हो गए। ठीक है, निशान आएगा माइनस का, और -2 कैंसिल, 0 सेटिस्फाई करा है, तो अभी इसमें पुट कर दो, यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर अपॉन में y का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1, तो मेरे पास क्या हुआ, 2 दूनी 4, 1 और 1, यानी 4 प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर 1 प्लस में 2 एकम 2, तो क्या हुआ भाई, 4 और 1 5 और 1 6, 6 अपॉन में 2 और 1 3, यानी आंसर मेरे पास कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। क्या समझ में आया है? ये आपको वैल्यू पुटिंग है, ये अप्रोच लगाना है, आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है। इन प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर आप अगर वैल्यू पुटिंग से हो रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको वैल्यू पुटिंग से बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब अपने अलजेब्रा करेंगे तब मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, और कम से कम इस एक टाइप पे कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपकी रिहर्सल अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भाई, अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है, त्रिभुज ABC में पूर्णांक भुजाएं हैं, त्रिभुज ABC की पूर्णांक भुजाएं हैं, और XYZ है। ठीक है, AC है। देखो भाई, त्रिभुज है, आपको दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यार से समझाऊंगा आपको। ABC कोई त्रिभुज है, ABC। इसने बोला कि XYZ एक ऐसी भुजाएं हैं, यानी XYZ कोई भुजाएं हैं। ठीक है, जिसके अंदर x और z है वो 12 है। इसने बोला है कि x इंटू z है वो 12 है, तो त्रिभुज कितनी संभव है? देखो दोस्तों, त्रिभुज कितनी संभव है, पहली बात तो ये होती है कि त्रिभुज कितनी संभव है, त्रिभुज किससे बन सकती है। त्रिभुज अगर मैं बात करता हूं तो कोई 3 आपको भुजाएं दी होती है, उन 2 भुजाओं की तीसरी भुजा है वो बड़ी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये चीज होता है, छोटी होनी चाहिए, दोनों का योग का के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बराबर नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अभी बताया है, 2-3 दिन पहले ही ऑफलाइन क्लास के अंदर। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन वाले देख रहे हैं उनको पता है भी हाँ क्या चीज करवाई है। ठीक है, अगर x और z का मल्टीप्लाई 12 है तो ये कब संभव हो सकता है? अगर मैं x का मान 1 रख लेता हूं, z का मान 12 रख लेता हूं, तो मेरे पास 12 आता है, यानी संभव है। अरे हाँ या ना दोस्तों? ठीक है, दूसरा अगर मैं 2 मान रख लेता हूं तो z का मेरे पास 6 आता है, तो भी संभव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3 रख लेता हूं तो 4 आता है, तो भी मेरे पास संभव है। अगर 4 रखता हूं तो 3 रखता हूं तो बात तो एक ही है, कोई बात नहीं है। 5 का नहीं आएगा, 6 का यही चीज बनेगी, 7 का नहीं बनेगी, 8 का नहीं। पूर्णांक बोला है तो दशमलव वाला नहीं चलेगा। सिर्फ 3 ही ऐसे केस है जिसके अंदर 12 संभव है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं 1 और 12 लेके चलता हूं, अगर एक भुजा आपकी 1 है और एक भुजा आपकी 12 है, तो जो तीसरी भुजा है y है वो कितनी होनी चाहिए? यानी 11 से तो बड़ी होनी चाहिए, और 13 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 12 में से 1 माइनस गया, 11 रह गया, 12 रह क्या हुआ? 13, यानी इससे छोटी होनी चाहिए, दोनों के जोड़ से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना, 11 से बड़ी है, 13 से छोटी है, तो एक ही बनेगी जिसके अंदर 12 है, तो ऐसा केस कितना बनेगा? एक ही केस बनेगा। ठीक है, यानी एक ही त्रिभुज संभव है। दूसरी, अगर मैं 2 और 6 की बात कर लेता हूं, मेरे प्यारे लाडलो, अगर 2 और 6 की बात करता हूं तो 2 में से 6 गए, यानी 4, यानी 4 से तो बड़ी होगी,
y का मान, और 6 और 2 8, यानी 8 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसे कितने मान संभव है? अगर 4 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो तो 5 6 7। तो ऐसी कितनी त्रिभुज बन जाएगी? 3, जिसकी भुजा एक ही 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तीसरा मेथड देखो, सॉरी तीसरी ये केस 3 × 4, यानी y का मान है वो 3 और 4। अगर मैं 4 और 3 की बात करता हूं तो जोड़ 6 और 2 यानी 4 और 3 7, यानी 7 से तो क्या होना चाहिए, छोटा, और 4 और 3 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा और 7 से छोटा है तो कौन कौन सी बनेगी रेखा? यानी 2 भी हो सकती है भुजा की लंबाई, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो ऐसे कितने केस बनेंगे? 1 2 3 4 5, यानी ऐसे कितने केस बनेंगे? 5 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे भाई? 5 बनेंगे। तो 1 और 3 4, 5 और 4 9। तो ऐसी कितनी त्रिभुज संभव है? 9 त्रिभुज संभव है। ऐसी कितनी त्रिभुज संभव है? 9 त्रिभुज संभव है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि अगर आपको x और z 12 दे रखा है तो पहले बनाइए कि केस कितने बन सकते हैं। जो केस बन सकता है, यानी 12 में से 1 गया 11, 12 रेखा 13, यानी 13 से छोटा होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए। सिर्फ एक ही आती है भुजा जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है। 6 में से 2 गई 4, और 6 और 2 8, यानी 4 और 8 के बीच में 5 6 7, सिर्फ 3 ही त्रिभुज संभव है। इसमें 4 और 3 7, और 4 में से 3 गया 1, यानी 1 से 7 तक 2 3 4 5 6, यानी ऐसे कितनी त्रिभुज संभव है? 5। तो 5 और 3 8, 1 9। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना दोस्तों। अगर ऐसे करोगे, इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे तो उसकी आपको पता ही है क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, और आप ठीक है सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है। लेकिन आपको देखो एक और मेथड बताता हूँ, बहुत ही अच्छा मेथड है दोस्तों। ठीक है। जो सबसे छोटी भुजा है, यानी 1 है, इसके अंदर अगर 1 हो सकती है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 घटा दो, 2 एकम 2, यानी 2 में से 1 गया, कितना केस बनेगा? 1 केस बनेगा आपको। ठीक है। इसमें सबसे छोटी भुजाई कौन सी है? 2। 2 को 2 से केस कर मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी। ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 1 माइनस कर दो, यानी 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3। ठीक है दोस्तों, आज पता नहीं जीभ के क्या हो गया, लटखड़ा रही है। ठीक है। देखो अगर मैं इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 है, इसको कितने से? 2 से, माइनस 1 कर दो, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, यानी 5 और 3 8, 1 है 9। सिर्फ कितना? 9। सिर्फ इतने कंसेप्ट में क्वेश्चन हो गया। ठीक है। ऐसे करोगे तो सिलेक्शन भी ले लोगे, और उसको कहोगे अब मैं सरकारी नौकरी हूँ, मेरे घर वाले नहीं मानते, अब मैं सरकारी नौकरी हूँ, अब मेरे घर वाले नहीं मानते, अगर इस प्रकार करोगे तो। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, पहले बता देता हूँ कि x z 12 है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि कितने केस बन रहे हैं, क्या प्रायोरिटी आ रही है। ठीक है। फिर उसके बाद में आप बात करोगे कि ये केस बनते हैं कि त्रिभुज के एक अगर 11 से माइनस होगी, लेकिन ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो उनकी शादी हो जाएगी, अगर ऐसे करोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है। और फिर आप कहोगे कि मेरे घर वाले नहीं मानते, अब मेरे घर वाले नहीं मानते, लेकिन कभी ऐसे मत करना। ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपात का क्वेश्चन आया है। ठीक है। बहुत ही हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई एग्जाम के अंदर, इतना टफ एग्जाम नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन तभी तो मैं कह रहा हूं कि मेरिट लगभग 150 प्लस जाएगी। मेरिट कितनी जाएगी? 150 प्लस जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABC है, यानी A अनुपात B अनुपात C है। आपको दे रखा है कि 1 अनुपात 4 अनुपात 4 अनुपात 9 5 अनुपात अपॉन में 1/4 अनुपात 4 बटा में 9 अनुपात 5 बटा में 12, और आपको दे रखा है कि A माइनस C है वो 174 है। ठीक है। आपसे पूछा कि A प्लस में B प्लस में C कितना होगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये कोई ओरिजिनल अनुपात नहीं है कि 1/4 अनुपात 4/9 अनुपात 5/12। ठीक है। अगर मैं A और B और C का अनुपात निकालूँ ना, तो सबसे पहले इनका एलसीएम की बात करता हूँ, तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाता है? 36 आ जाता है, क्योंकि 4 और 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 36। अगर 36 एलसीएम है तो 9 चौके 36, तो 9 एकम 9। ठीक है। 9 चौके 36, 4 4 चौके 16, 12 तिये 36, 5 तिये 15। तो मेरे पास अनुपात क्या आ गया? 9 अनुपात 6 अनुपात है, सॉरी 9 अनुपात 16 अनुपात है
15। ठीक है, अब इसने पूछा है कि ए और सी का अंतर है वो 174 दे रखा है, ये चीज आपको दे रखी है, यानी ये ए है और ये सी है, तो इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर आया 6 का मान कितना दे रखा है 174 दे रखा है, अंतर ही तो दे रखा है ना, तो 1 का मान कितना आया 6 दूनी 12, 2 आया 5 54 9 6 54, यानी 1 का मान कितना आया, अरे 1 का मान कितना आया लाड़ दो, 1 का मान आया 29, यानी कितना आया 29, 1 का मान अगर 29 आ गया, इसने पूछा कि a प्लस में b प्लस में c बताओ, तो a प्लस में b प्लस में c कितना हुआ मेरे पास है, a प्लस में b प्लस में c हुआ 9 प्लस में 16 प्लस में 15, यानी कितना हुआ 25 25 और 15 कितने हुए 40, 40 को अब 1 का मान 29 है तो 40 का मान कितना होगा 40 इंटू 29 कर दोगे। देखो दोस्तों अगर 30 होता तो 4 ये 12 होता यानी पूरा 1200, लेकिन 1 कम है तो 40 कम हो जाएगा, यानी 4 ये 12 12 कम यानी 40 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1160, आंसर कितना आ गया 1160। ठीक है, समझ में आया होगा ना। ठीक है, सिर्फ आपको अनुपात दे रखा है, फ्रैक्शन के अंदर आपको रियल अनुपात निकालिए, जो अंतर दे रखा है उनका अंतर लीजिए, एक का मान निकालिए, जोड़ पूछा है तो जोड़ कीजिए। ठीक है, आप ऐसे सोच रहे हो ना भी 29 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 29 और 16 29 15 को मल्टीप्लाई करता फिर जोड़ता तो भी उतना ही आंसर उतना ही आता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसने बोला है कि सेक थीटा आपको दे रखा है 65/63 है, सेक थीटा का मान आपको 65/63 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि 8 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, ये चीज क्या है कि 8 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, वो क्या है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले कि क्या होता है, आपने देखा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल होता है, यानी ये क्या होता है साइन होता है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। बेबी को बेस पसंद है, आपने सॉन्ग सुना होगा, वही चीज है ये। ठीक है ना, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इसने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस बोला है, तो ये क्या होता है साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। ये क्या होता है कोस थीटा होता है, क्या होता है भाई कोस थीटा होता है। और ये क्या होता है साइन कोस, ये होता है टेन थीटा। अगर मैं उल्टा की बात करूं यानी h अपॉन में p की बात करता हूं तो ये मेरे पास हो जाता है कोसेक थीटा। अगर मैं h अपॉन में b की बात करता हूं तो ये कोस है, तो मेरे पास क्या हो जाता है सेक थीटा। और अगर मैं b अपॉन में p की बात करता हूं तो ये 10 होता है, तो मेरे पास होता है कोट थीटा। ठीक है, सॉन्ग सुना होगा ना, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, तो ये बेस है, बेबी को बेस पसंद है, ये सुनकर है हाइपोटेनियस की कमर टूट गई। ठीक है, तभी तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है तो उसकी हाइपोटेनियस की कमर टूट गई। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों मैं बात करता हूं कि सेक थीटा कहाँ है, ये चीज है यानी हाइपोटेनियस है। अगर ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, ये मेरे पास क्या है बेस है, तो आपने सुना होगा कि एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट मतलब है समकोण त्रिभुज कि यानी 16 63 और 65 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, जिस प्रकार 3 और 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है ना, उसी प्रकार ये ट्रिपलेट आपको याद रखने होंगे। ठीक है, 16 63 65 का। अब देखो सेक थीटा हाइपोटेनियस इसका दे रखा है, तो मेरे पास 8 का तो 8 आ जाएगा। अब कोसेक थीटा का मान दे रखा है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होता है भाई हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है 65 है। ठीक है, और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 16 है, माइनस है। कोट थीटा, कोट कहां पर है भाई, कोट यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस मेरे पास कितना है, बेस मेरे पास 63 है, तो 63 आ गया। और अपॉन में परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 16 है। ठीक है, तो 8 का 8 है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया। 65 में से 63 गया 2। ठीक है, 2/16 तो 8 आ जाएगा, कट जाएगा। 8 अपॉन में 8 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, और ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ही अच्छे कंसेप्ट और अच्छे फॉर्मूलों के साथ आपको करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बार एनालिसिस चल रहा है तो इनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई, रफ कर देते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लाडलो क्या कह रहा है कि x की अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे लो, आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे लो, ये क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा की ये जान है, अलजेब्रा की क्या है, जान है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 4 इक्वल टू 6887 और आपसे पूछा है कि x की पावर x माइनस 1 अपॉन में x क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर ये प्लस है, अगर ये भी प्लस का पावर 4 है और यहाँ पर चिन्ह माइनस है, तो सबसे पहले तो मैं प्लस से माइनस में आ रहा हूँ, तो वो चीज़ ध्यान रखना। यानी x की पावर स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x की पावर स्क्वायर क्या होगी। तो अगर आप पावर माइनस में आ रहे हो और डिक्रीज आ रहे हो, पीछे आ रहे हो, तो आपका क्या होगा 68 87 माइनस क्या कर दोगे आप इसमें, माइनस में आ रहे हो तो प्लस करना है, माइनस में आ रहे हो तो एक बार प्लस करना है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस आएगा 2 और अंडर रूट हो गया। तो मेरे पास x की स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x की स्क्वायर क्या हुआ, अंडर रूट है 68 87 और 2 ये हो गए, तो कितना हो गया 68 89। ये किसका होता है, ये आपके पास स्क्वायर किसका होता है, स्क्वायर रूट होता है 83 का। किसका होता है भाई 83 का, किसका होता है 83 का। यानी x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर का मान कितना आ गया 83 आ गया। अब इसने आगे आपसे क्या पूछा है माइनस में, यानी x माइनस 1 अपॉन में x है। देखो पावर 2 कम हो रही है डायरेक्ट, अब प्लस में आ रहे हो अब माइनस में आ रहे हो, तो आप क्या करोगे 83 है उसमें से 2 घटा दोगे और स्क्वायर रूट लगा दोगे। तो x माइनस 1 अपॉन में x मेरे पास क्या होगा 83 में से 2 गया 81 और स्क्वायर रूट है इसका करोगे तो आंसर कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। आंसर कितना आ गया 9 आ गया। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 4 है 6887 दे रखा है। फिर इसने कहा है कि x माइनस 1 अपॉन में x क्या होगा। ठीक है, तो आप स्क्वायर में आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, डाउनवर्ड आ रहे हो, लेकिन ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हमेशा आप क्या करोगे यहाँ भी प्लस में आएगा। तो 87 में 2 जोड़े मेरे पास 89 आया, 89 6889 होता है, वो स्क्वायर रूट लेना है किसका होता है 83 का होता है। अब क्या आया x की स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x की स्क्वायर है, लेकिन माइनस में आना है, तो आप हमेशा इस यहाँ पर क्या करोगे माइनस करोगे। यानी 83 में से 2 माइनस किया 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का। तो आपका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये भी अलजेब्रा की जान है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस में b प्लस में c यदि तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, a अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, b अकेला उस काम को 24 दिन में करता है, तो बताओ c उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a b c तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, a अकेला 20 दिन में करता है, b 24 दिन में करता है, तो c बताओ कितने दिन में करेगा। जो फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर क्या थे a प्लस में b प्लस में c वाले क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें अलग है क्वेश्चन, लेकिन है बिल्कुल ही आसान। देखो दोस्तों, टोटल वर्क आएगा वो होगा एलसीएम, जो एलसीएम आएगा वो ही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। तो 8 20 24 का एलसीएम मैंने कितना मान लिया कि 120 है। कितना मान लिया 120 है। यानी कहने का भावार्थ क्या है कि 120 पौधे लगाता है। वो कितने पौधे लगाता है भाई 120 पौधे लगाते हैं। 120 पौधे लगाते हैं। अगर 120 पौधे लगाते हैं 8 दिनों में लगाते हैं, तो एक दिन में कितने पौधे लगाए होंगे, अरे 15 लगाए होंगे। यानी ये चीज है, ये चीज एफिशिएंसी कहलाती है। क्या कहलाती है एफिशिएंसी, यानी क्षमता। यहां पर कितने लगाता होगा a 6 और ये कितना लगाता होगा 5। अरे देखो, अब तीनों मिलकर आप मैं और एक एक्स्ट्रा बंदा तीनों मिलकर 15 पौधे लगाते हैं एक दिन में, और आप एक दिन में 6 पौधे लगाते हैं, वो 5 पौधे लगाते हैं, तो मैं कितना लगाता हूं, क्योंकि आपने दोनों ने मिलकर कितने पौधे लगा दिए 11 पौधे, तो मेरे कितना बच गया 4। कितना बच गया 4। मेरे को लगाने कितने हैं 120, यानी 120 अपॉन में 4 कितने दिन लगेंगे भाई 30 दिन। ये आंसर आ गया। बताओ, ये क्वेश्चन आपको CHSL के अंदर आया था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर आए थे वही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बदला है। एक कोई वृत्त है, ठीक है, 2 टेंजेंट रेखा है, ठीक
ठीक है। यहाँ पर एंगल है वो आपको 50 डिग्री का एंगल दे रखा है जो एक केंद्र से है वहां पर मिलती है, और ये चीज एंगल है वो चीज पूछी आपसे। देखो ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में मैंने करवाया था, लेकिन यहाँ भी आया हुआ है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज बदली है। वहां पर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ये 50 है तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 25, क्योंकि इसका क्या होता है आधा होता है। क्यों होता है वो भी बता देता हूं। देखो दोस्तों ये 50 है, अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करता हूं, इतने इतने चतुर्भुज की, ठीक है, तो आमने सामने के कोण होते हैं, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 50 है तो इनका कितना होता है भाई 130 डिग्री होगा, ठीक है ना, 130 डिग्री होगा। अब ये त्रिभुज देखो, ये इतनी त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है, इसका 130 डिग्री है, तो पीछे इन दोनों का कितना बच गया, क्या 50 डिग्री? अरे हाँ या ना, 50 डिग्री। अब आप सोच रहे हो कि सर 50 डिग्री बच गया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये भी 25 है, ये भी 25 है? हो सकता है ये 40 हो सकता है ये 10 हो। बिल्कुल आपकी बात जायज है, ठीक है, आपका सोचना सही है। लेकिन ये देखो क्या है, ये रेडियस है मेरे लाडलो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इन दोनों की जो लंबाई है ना वो इक्वल है। अगर इन दोनों की लंबाई इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये एंगल इक्वल तभी होंगे जब ये 50 है तो इसका भी 25 का हिस्सा आएगा और इसको भी 25 डिग्री का हिस्सा आएगा। डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट के साथ भी, बेसिक के साथ भी आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है भाई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4 8 7 x y, ठीक है, 5 और 8 से विभाजित है, 5 और 8 से विभाजित है, तो x और y का बिगेस्ट मान बताओ, ठीक है, बिगेस्ट मान बताओ, यानी बड़े सा बड़ा मान बताओ, ठीक है, और वो भी पूर्णांक होना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों देखो, अगर मैं बात करता हूं कि 1 2 3 4 8 7 x y को 5 और 8 से विभाजित करना है और x और y का मान सबसे बड़े से बड़ा बताना है, तो पहली चीज तो देखो, अगर 8 और 5 की बात करता हूं तो 8 पंजे 40 है, यानी 40, यानी वह संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, ये संख्या 40 से विभाजित होनी चाहिए, और 40 से विभाजित होने के लिए पीछे 0 है तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। तो y का मान तो क्या आ गया मेरे प्यारे लाडलो, 0 आ गया, ठीक है, y का मान 0 आ गया। तो अगर मैं x का मान कुछ भी पुट कर दूं, यानी 7 है, और x का मान अगर मैं कुछ भी मान लूं, मेरे पास एक बार x ही मान लूं, वो किससे डिवाइड होना चाहिए, वो 40 से डिवाइड होना चाहिए। वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 40 से। अगर मैं 40 से डिवाइड करना है तो 10 तो हटा ही देता हूं क्योंकि 0 आ गया, तो वो पीछे मान किसका बच गया, 4 से डिवाइड होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 4 से। अगर 4 से डिवाइड होना है तो देखो, अगर मैं 71 मानता हूं तो 4 से डिवाइड नहीं होता, अगर मैं 72 मानता हूं तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो x का मान एक तो पॉसिबल है कि 2 हो गया, ठीक है, 73 होता है तो भी नहीं होता, 74 होता है तो भी नहीं होता, एक x का मान होता है जो 76 होता है, जो 4 से डिवाइड होता है, तो x का मान एक क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है, ना 7 पॉसिबल ना 8 पॉसिबल और कुछ पॉसिबल नहीं है, तो x के 2 ही मान पॉसिबल है, या तो क्या हो 2 हो और या क्या हो 6 हो। लेकिन इसने सबसे बड़े से बड़ा बोला है, तो y का मान तो 0 फिक्स है ही है, तो इसमें बड़ा मान क्या है, 6 है, तो क्या आ जाएगा 6,0, जो ये x का होगा और ये y का मान होगा, ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोणीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। इसने बोला है कि 42 सेंटीमीटर व्यास, यानी व्यास आपको कितना दे रखा है, डी आपको कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर डी 42 सेंटीमीटर तो आर मेरे पास कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। फिर इसने बोला है कि ऊंचाई है, यानी एच आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, एच आपको कितना दे रखा है भाई, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इसने क्या पूछा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बेलन की बात करता हूं, ये बेलन है कोई,
ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये चीज और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला 2πrh प्लस में 2πr²। ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि 2πrh प्लस में 2πr²। अब देखो दोस्तों, यहां भी 2πr है, यहां भी 2πr है, यहां भी r है, यहां भी r है, तो आप कॉमन ले लो 2πr। यहां पर क्या बचा h प्लस में यहां पर क्या बचा r बचा, यहां पर r 2 है ना, पावर 2 है, तो एक तो बाहर निकालिए तो एक तो बचा ही होगा ना। 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, r का मान मेरे पास कितना दे रखा है 21 है, h प्लस में r है, यानी h कितना है मेरे पास 14 और r कितना है 21। 14 और 21 कितने हो गए 35, तो इनटू क्या कर दो 35 कर दो, 7 पंजे 35। ठीक है, क्या हुआ 2 पंजे 10, यानी 22 इंटू 10 इंटू 21। ठीक है, 22 दाए 220, 220 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आए वो आपका आंसर होगा। ये मेरे को आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए, ताकि मेरा भी हौसला बने रहे कि आप भी कॉपी पेन लेके क्वेश्चनों को साथ साथ कर रहे हो। ठीक है ना। देखो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके लिए मेहनत कराऊं और आपने हमें प्यार और स्नेह ना दो। ठीक है, थोड़ा सा वक्त के लिए वक्त जरूर निकालो, क्योंकि ये क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको जिस प्रकार पता है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, 4 वर्षों से मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑनलाइन है वो फर्स्ट टाइम आया हूँ। ठीक है, अभी अभी चैनल की शुरुआत की है, तो आप हमें जरूर प्यार और स्नेह जरूर दें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करें। अभी वक्त देख लो चाहे, यानी आप जहाँ पे सो रहे होंगे और मैं यहाँ पर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि रात के अभी तक 10:30 बज चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हमें ऐसा भी प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर हम वीडियो है वो लाइव कर सकें, क्योंकि अभी तक हमें लाइव का यूट्यूब ने नहीं दिया है परमिशन। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी हम लाइव आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमपी है, आपको अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है वो 1280 रुपए दे रखा है। ठीक है, और प्रॉफिट है वो 12% दे रखा है, और डिस्काउंट है वो 30% दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि सीपी बताओ क्या होगा, यानी सीपी आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बात बता देता हूं कि कोई चीज है, अंकित मूल्य 1280 रुपए है, अगर उस पर 12% का लाभ कमाता है और फिर भी वो 30% डिस्काउंट देता है, तो सीपी बताओ। तो इसके अंदर आप क्या करो, सीपी और एमपी का रेशो निकाल लो, सीपी का रेशो निकालो। सीपी इसने पूछा है कितनी है, यानी सीपी का अगर 30% का डिस्काउंट देता है तो कितना रह गया 70 रह गया। एमपी क्या बोला कि 12% के लाभ के साथ कमाता है, तो यानी कितना हुआ 112 हुआ। सीपी और एमपी का रेशो निकाल रहे हैं, यहाँ पर सीपी वो डिस्काउंट है तो 70 हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज है तो 112 हो गया। अब कितना हुआ, अगर मैं 70 को और 112 को काटूं तो मेरे पास 5/8 पे चला गया, कितने पे 5/8। अब देखो इसने क्या बोला है कि एमपी है वो 1280 रुपए, यानी 8 का मान कितना दे रखा है 1280 रुपए दे रखा है। तो कितनी मल्टीप्लाई है 160 मल्टीप्लाई, 16 8 है क्योंकि होता है 128 है, तो 0 का 0 तो लगा ही देते हो, तो 160 को इधर भी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 16 पंजे 80 होता है और 0 ये लगा दो, तो आंसर कितना आ गया 800 रुपए, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 800 रुपए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है, कोई दुख तकलीफ भाई नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं, लेकिन वहां पे लैंग्वेज आया था। कोई पी क्यू आर है वो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि दो भुजाएं समान है, ये भुजाएं आपको समान दे रखी है और ये आपको 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 दे रखा है, यानी कहने का तात्पर्य है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये चीज दे रखी है। फिर इसने बोला है कि पी एस माध्यिका है, पी एस कोई माध्यिका डाली है, ठीक है, जिसकी लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, पी एस है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि क्यू आर है वो कितना होगा, क्यू आर है वो आपसे पूछा है कि कितना होगा। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, ये इसने माध्यिका डाली है। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि वो दो बराबर भागों में बांटती है। क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटती है और हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, समझ में आई माध्यिका का बात। ठीक है, अगर माध्यिका यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये भी दोनों बराबर भागों में बांटती है, तो मेरे पास क्या ये पी एस क्यू
PSQ एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है? अरे हाँ या ना लाड लो। ठीक है, अगर मैं PSQ समकोण त्रिभुज की बात करता हूं, समकोण त्रिभुज की बात करता हूं, तो इसके अंदर क्या लग जाएगा? ट्रिपलेट लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। अगर आपका कर्ण 25 है, ये 7 है, तो जो आधार होगा वो हमेशा क्या होगा? 24 रहेगा, क्योंकि 24, 25 और 7 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये 24 है लाड लो, ये 24 है, तो ये भी कितनी होगी? 24 होगी। और 24 और 24 अनुस्वर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। अनुस्वर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। आपका प्यार और स्नेह बने रहिए। मैं ये PDF है, ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। एक बार पुनः बता देता हूँ कि अभी नोटिस आया था कि SSC CHSL के एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।